नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। एक और सत्तारूढ़ भाजपा पीएम मोदी के नेतृत्व में हैट्रिक बनाने के लिए तैयार है, तो वहीं 10 साल से विपक्ष में बैठी पार्टियों ने मोदी के मिशन को रोकने के लिए नई रणनीति के साथ नया गठबंधन बना लिया है। अब मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को इंडी गठबंधन चुनौती देने को तैयार है, लेकिन भाजपा एक और जहां पहली सूची जारी करके एडवांटेज ले चुकी है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे के फेर में उलझा हुआ है। इधर पीएम मोदी के मंदिर कनेक्शन ने विपक्ष की नींद उड़ा रखी है। पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण भारत के रामायण से जुड़े मंदिरों का दौरा कर पूजा अर्चना की, मंदिरों में झाड़ू पोछा लगाया, मंदिरों में साफ सफाई के अभियान की शुरुआत की, जिसके साथ ही देश भर के मंदिरों में साफ सफाई का सजावट का दौर शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 सामने है और लोकसभा चुनाव में राम मंदिर प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है। पहले राम मंदिर बनाने की बातें की जाती थी, लेकिन अब राम मंदिर बनके तैयार है। ये देखिए, ये राम जी लगाएंगे बेड़ा पार। भाजपा इसी उद्देश्य को लेकर 400 पार का नारा लेकर के लोकसभा चुनाव में चल रही है। आज का यही एजेंडा है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी। कृष्ण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सीबी यादव जी। सीबी यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले सीबी यादव जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और इस बार बीजेपी उत्साहित है क्योंकि हर चुनाव में जो राम मंदिर बनाने के वादे किए जाते थे, राम मंदिर के नाम पे वोट लिए जाते थे, वो राम मंदिर बनके तैयार है और इस चुनाव को एक मोड़ दे दिया गया है। बीजेपी ने मिशन मोड पर इसको ले लिया है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे हैं, कैबिनेट वहां पर जा रही है, अयोध्या के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है, जगह जगह से श्रद्धालुओं को अयोध्या के दर्शन कराए जा रहे हैं। क्या लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी का 400 पार का जो आंकड़ा है वो पार करा पाएगा? सीबी यादव जी। सीबी यादव जी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। सीबी यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, एक बार दोबारा से आपसे कनेक्ट होंगे। तब तक मैं बातचीत कर लेता हूं कृष्ण कुमार जानू जी से। कृष्ण कुमार जानू जी, जिस प्रकार से राम मंदिर का मुद्दा हर चुनाव में देखा गया, राम मंदिर बना दिया आपने, अब 2024 लोकसभा चुनाव क्या राम के भरोसे लड़ा जाएगा? देखो, राम पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से था। अपनी स्थापना से पहले, जनसंघ की स्थापना से पहले भी राम इस देश का मुद्दा रहा है। 1949 से लेकर और राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम तक लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजनीति में, आध्यात्म के क्षेत्र में, देश के जनमानस की चर्चा में राम रहा है। राम देश के संविधान में भी स्थान बना पाया था। कतिपय कारणों से तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस ने चाहे संविधान की मूल प्रति से उसे हटा करके नई प्रतियां छाप करके राम को भुलवाने की कोशिश की होगी। राम के संबंध में, राम सेतु के संबंध में न्यायालय में चाहे शपथ पत्र दिए होंगे। इन सारी बातों के बावजूद एक बात तो तय है, जहां राम की कृपा होगी, कृपा निधान की कृपा होगी, वहां परिणाम जरूर आएंगे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के साथ साथ राम को याद रखने की और राम को स्मरण रखकर काम करने की साधना जरूर करती है। आपको ध्यान होगा, खुद राम भी जब गए थे लंका विजय के लिए तो रामेश्वरम में शिव साधना की थी। और आज जो कुल मिलाकर के शिवजी का पर्व है, महाशिवरात्रि है, और आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं
निश्चित रूप से राम की और शिव की कृपा बनी रहेगी, कृष्ण की साधना और कृष्ण की लीलाएं भी चलती रहेंगी, तो यह देश अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुनः प्राप्त करेगा। इस चुनाव में बहुत मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन राम, कृष्ण और शिव अगर मुद्दे नहीं तो देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और हमारे देश में जिस विषय के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कोशिश की थी, जिस प्रकार राष्ट्र को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बांधने के लिए मठों की स्थापना की थी, जो प्रोविजन किए थे, उन सब का पालन भी मोदी जी अपने कृत्य से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से देश के लोगों को समझा भी रहे हैं और संविधान की मर्यादा पालन करते हुए उस पर चल भी रहे हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, राम के नाम के साथ बीजेपी हमेशा चली है, लेकिन विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है कि जनता के पास जाने के लिए ऐसे कोई मुद्दे नहीं है बीजेपी के पास में, तो जनता को भटकाने के लिए राम का नाम लेकर के, राम के नाम की आड़ में बीजेपी चुनाव मैदान में जा रही है। कोई ऐसे विकास कार्य नहीं है जो बीजेपी गिना सकती है जिनके दम पर जाए, और उनको एक जो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप लगा रहे हैं, तो वो सामने से आरोप लगाते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक है उनको अवॉइड कर रहे हैं। देखो, कांग्रेस अगर भाजपा पर राम के मुद्दे का आरोप नहीं लगाए तो ये विषय तो पूरा हो चुका है, लेकिन कांग्रेस बिना आरोप लगाए जिंदा नहीं रहती। मैं बताता हूं, रक्षा क्षेत्र में तब और अब में कितना अंतर आया है, शिक्षा के क्षेत्र में कितने विश्वविद्यालय तब थे जब कांग्रेस थी और अब कितने बने हैं, वायुयान के क्षेत्र में कितने हवाई अड्डे 2014 से पहले थे और अब कितने बने हैं, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने कितनी उन्नति की है, रेल सेवा के क्षेत्र में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, सड़क के क्षेत्र में कितना आमूलचूल परिवर्तन आया है, जल संधियों की अनुपालना स्टार्ट हो गई है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत बड़े देशों को चुनौती देने की स्थिति में आया है और सफल विदेश नीति अपनाकर दुनिया में अपनी धाक और पासपोर्ट की इज्जत बना पाया है। इसके साथ साथ 370 सीएए और पूर्वांचल में स्थायी शांति भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई है। कांग्रेस कौन से मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है? कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति और परिवार की परिक्रमा के बाहर कुछ नहीं कर रही है। यही कांग्रेस का दुर्भाग्य है और यही देश के विपक्ष की विडंबना। भारतीय जनता पार्टी को तेजी से काम करने में मदद नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल, एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी। डॉक्टर सीबी यादव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, आप सीबी यादव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन जानू जी आपसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। आपने बता दिया कि तुष्टीकरण की राजनीति आप नहीं कर रहे हैं, वो सामने कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी हैं, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उनका आरोप है किसान सड़क पर है, किसानों को एमएसपी जो दी जानी थी वो एमएसपी नहीं दी गई। एमएसपी के लिए आज भी किसान संघर्ष कर रहा है और इधर राम मंदिर का जश्न मनाया जा रहा है। देखिए, जिस किसान के नाम पर कांग्रेस राजनीति करने की कोशिश कर रही है, वास्तव में वो किसान है क्या? यह सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि किसान अगर वास्तव में किसान होता तो लाल किले पर आकर, अतीत का अनुभव है, तिरंगा नहीं फाड़ता। किसान के नाम पर उद्दंडी एलिमेंट इकट्ठे करके कांग्रेस जो मोदी जी को कटघरे में खड़ा करना चाहती है, इस आंदोलन के पीछे वास्तविक किसान अगर हैं तो पंजाब के मुट्ठी भर लोग ही क्यों आ रहे हैं? पूरे देश के किसानों को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है किसान के नाम पर राजनीति का एजेंडा डिजाइन किया जा रहा है। वास्तविक किसान जो है वो मोदी जी की किसान सम्मान निधि और लगातार बढ़ रही समर्थन मूल्य की लाभ ले रहा है। मोदी जी ने जिस प्रकार नीम कोटेड यूरिया बनाकर बाजार में बिकने वाले, काला बाजार में बिकने वाली यूरिया पर नियंत्रण किया है, मोदी जी आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया क्या भाव है, डीएपी क्या भाव है और किसान को किस भाव में उपलब्ध करा रहे हैं। मोदी जी किसान के आय दुगुनी करने के सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकास और सारे विषयों को छोड़कर विपक्ष केवल और केवल सांकेतिक कमियां गिनाने पे लगा हुआ है। विपक्ष ने नए संसद भवन का एजेंडा बनाया था कांग्रेस ने, और मोदी जी ने उनके एजेंडे पर उनसे कम पैसे में संसद भवन बना दिया, तो भी विपक्ष को आपत्ति है। यहां उन्नति का नहीं, यहां केवल परिवार की खुशी का खेल खेला जा रहा है। जब कांग्रेस के खाते सीज होते हैं तो कांग्रेस आंदोलन करती है, किसानों के समर्थन में खुलकर क्यों नहीं आती? और कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वो घोषणा करे। बार बार कह रही है ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ईवीएम, ये सब नहीं हो तो कांग्रेस को जनता जिता देगी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर दे कि अगर वो सत्ता में आएगी तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब पर प्रतिबंध लगाएगी। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, गैर जिम्मेदार विपक्ष का आचरण करना, आज कांग्रेस के पास यही कुछ शेष रह गया है।
उनका कहना है कि हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां भी जो आपके खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबाने के लिए ईडी सीबीआई लगा दी जाती है। बीजेपी के जो लोग हैं, क्या कि एक के पीछे ईडी सीबीआई लगाई गई है? ईडी और सीबीआई जिस किसी के भी पीछे लगी है, तथ्यों की जांच के बाद लगी है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के बाद लगी है। आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जमानत पर हैं, उनके घर तो ईडी नहीं भेज रहे। जो न्यायिक प्रक्रिया में है उसमें से ईडी सीबीआई के द्वारा डिजाइन किए गए मुकदमों में से कौन से मुकदमे जो भाजपा में आगे उनके वापस लिए गए? आरोप लगाना सरल है, आचरण में सिद्ध करना कठिन है। और कांग्रेस की यही विडंबना है कि वो गैर जिम्मेदार आरोप लगाते हैं और जब दबाव पड़ता है तो कोर्ट में जाकर राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं। कांग्रेस को इन सब बातों की सजा देश की जनता दे रही है। मूल रूप से कांग्रेस के नेतृत्व पर देश की जनता को भरोसा नहीं रह गया। आज का एजेंडा में चर्चा का दौर लगातार जारी है। क्या राम जी कराएंगे बीजेपी का बेड़ा पार? इस सब्जेक्ट पर चर्चा लगातार जारी थी। बीजेपी प्रवक्ता से बातचीत की। हमारे साथ लाइव जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सीबी यादव जी। सीबी यादव जी, 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम के नाम पर चुनाव में जा रही है। 400 पार का नारा अब की बार दिया गया है। पहले पूर्ण बहुमत की बातें होती थी, आज 400 पार की बातें हो रही है। क्या इस चुनाव में बीजेपी का बेड़ा पार राम जी कराएंगे? सीबी यादव जी। आशीष जी, राम जी कैसे करवा सकते हैं बेड़ा पार? क्योंकि आशीष, राम जी तो न्याय का प्रतीक है, राम जी तो सत्य का प्रतीक है। राम जी तो इस देश, इस समाज में सबसे गरीब आदमी की आत्मा में बसता है। ये इनका बेड़ा पार कैसे करवा सकते हैं? ये बिल्कुल डरे हुए हैं। इसलिए भगवान राम को भी बेचने से इस चुनाव में बाज नहीं आ रहे हैं। काट के आंडी एक बार चढ़ सकती है आशीष जी, बार बार नहीं चढ़ सकती है। अब इनमें तो चढ़ गई, अति घबराहट है। 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार की बारी है। कुछ नहीं है जी आशीष जी। 2 बार सत्ता में आ चुके, तीसरी बार की तैयारी है, हैट्रिक। आप कह रहे हो काट के आंडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार होता है, वो दूसरी बार भी चढ़ चुकी है, अब तीसरी बार की बारी है। नहीं, पहली बार तो जो काट के आंडी चढ़ी थी वो झूठ के बलबूते पे चढ़ी थी पूरी तरह से। ठीक है। दूसरी बार पुलवामा पे चढ़ी थी, पूरा पुलवामा पे पूरे देश को बेवकूफ बनाया था। लेकिन देश क्या, तीसरी बार इस देश की जनता इतनी कमजोर नहीं है। इस देश की जनता में लोकतांत्रिक मूल्य हैं। वो चुपचाप क्या ये नहीं देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने लोकतंत्र को बलि चढ़ा दिया? क्या इस बात को इस देश की जनता नहीं देख रही है? क्या इस बात को इस देश की जनता नहीं देख रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है और ये कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कागज नहीं दिखाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि आपने किस किस उद्योगपतियों से पैसा लिया और उनको कितना फायदा पहुंचाया। इस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर जीने पे मजबूर किया है इन्होंने। क्या ये देश की जनता ये नहीं देख रही है? क्या किसान ये नहीं देख रहा है कि पिछले 3 साल से लगातार वो सड़कों पर है? 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। उनके लिए 3 कृषि कानून का बिना मांगा हुआ तोहफा केवल 17 सेकंड में पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है। और एमएसपी की गारंटी की वो बात कर रहा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब वो इस बात को कहते थे, जिसको 2014 के चुनाव में बार बार एमएस स्वामीनाथन का नाम लिया जाता था कि हम उसको लागू करेंगे। क्या किसान इस बात को नहीं देख रहा? क्या इस देश का बेरोजगार इस बात को नहीं देख रहा है कि आज बेरोजगारी चरम पर है? क्या इस देश का 95% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और जनरल वर्ग का वो व्यक्ति जो गरीब है वो नहीं देख रहा है कि आज उनके अधिकारों को किस तरह से छीन करके 5% लोगों को दे दिया जा रहा है? क्या इस देश का नागरिक ये नहीं देख रहा है कि 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों को राइट ऑफ करके कर्ज माफ किया है और गरीब के खाते में 1 रुपया नहीं डालते हैं? क्या इस देश का जनता हर चीज को देख रही है? क्या इस देश के लोकतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी इस देश की जनता की नहीं है? किसान सम्मान निधि तो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो निभाया है। ये राम को बेचने का काम कर रहे हैं, ये कभी नहीं सफल होंगे। और ये घबराए हुए हैं, बुरी तरह से घबराए हुए हैं, कॉन्फिडेंस में नहीं है। 400 पार तो छोड़िए, आप इन्हें किसी भी स्थिति में बहुमत के नजदीक भी नहीं देख रहे हो। तभी तो सारा हथियार अपना रहे हैं, तभी तो जा करके मंदिरों में झाड़ू लगा करके इस बात को पुकार रहे हैं अपने काम गिनाने के बजाय। 10 साल का काम गिनाना था इनको, उसके बजाय अभी राम जी की शरण में जा रहे हैं। इसके पीछे है ही है कि इनमें घबराहट है। और राम कभी झूठों का, राम कभी अन्यायियों का, राम कभी पाखंडियों का साथ देता ही नहीं है। राम हमेशा सत्य के साथ रहा है और कांग्रेस सत्य के रास्ते पर है। कांग्रेस ने 5 गारंटियां दी है युवाओं को। एक, अगले 5 साल के भीतर 30 लाख की नौकरी, पहली पक्की नौकरी, डिप्लोमा लेते इन पक्की नौकरी, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा,
5,000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप का आप इनिशियल हम स्टार्टअप के लिए एक फंड बनाएंगे, सुरक्षित भर्ती प्रणाली देंगे, युवाओं को 5 गारंटी देती है। इस देश का युवा ये 5 गारंटी चाहता है, मोदी के पाखंड और पकोड़े वाला रोजगार नहीं चाहता है। किसानों को हम एमएसपी की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो क्या इस देश का किसान कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है इस देश का किसान, इस देश का आम आदमी। हम जाति जनगणना की बात कहते हुए हम संसाधनों पर न्यायपूर्ण आर्थिक वितरण की बात कहते हैं। 95% देश का नागरिक क्या आर्थिक न्याय नहीं चाहेगा? क्या वो हम दो और हमारे दो के पीछे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है, बुरी तरह से बौखला गई है। आप बोल रहे थे हमने बीच में बात भी नहीं बोली है, बुरी तरह से बौखला गई है। अरे भगवान राम को बेचने से बाज आओ, अपने 10 साल के काम गिनाओ, काम की बात करो। अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कितना सड़क बनाई, कितना ये बनाई, कितना ये बनाई, डेटा बताओ, कागज कितना बनाया, कितना क्या किया? कागज नहीं है। देश का जनता गुमराह नहीं होने वाली है। में 72 एयरपोर्ट थे, अभी 144 से अधिक हैं। और उनमें अडानी के पास कितने दे दिए बताइए इस देश की जनता को? अडानी के पास, अडानी को कितने एयरपोर्ट बेचे आपने और किस कॉस्ट पर बेचे? इस देश की जनता को बताना चाहिए आपको। एयरपोर्ट बेचने की, रेलवे स्टेशन बेचने की ये परंपरा तो मनमोहन सिंह जी और आप डालकर गए थे। अरे आपने कितने बेचे और मनमोहन सिंह जी ने कितने बेचे? आंकड़े बताइए ना। वाड्रा को क्या क्या बेचा था? अभी मुद्दा चल रहा है मंदिर कनेक्शन। बीजेपी ने जो मिशन लिया है, नरेंद्र मोदी मंदिरों को कनेक्ट कर रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामायण काल से जुड़े मंदिरों में गए हैं, साउथ के मंदिरों में गए हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए हैं, वहां भी उन्होंने स्कूबा डाइविंग करके समुद्र में जाकर के डूबी हुई द्वारिका के दर्शन करके आए हैं और एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा इस मुद्दे पे है, क्या बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा चुनाव में जा रही है? लोकसभा चुनाव में हर बार राम मंदिर का मुद्दा हुआ करता था, लेकिन राम मंदिर बन चुका है। पहले राम मंदिर बनाने की बातें की जाती थी, अब राम मंदिर बना दिया गया है। इस मुद्दे पर चर्चापन कर रहे हैं। जानू साहब, जिस प्रकार से सीबी यादव जी ने कहा, सीबी यादव जी ने, मैं एक चीज बताता हूं, राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बना है। राम मंदिर का जो द्वार खोलने का काम माननीय राजीव गांधी जी ने किया है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पर राजनीति की है। उस राम मंदिर में इन्होंने देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुलावा तक नहीं दिया है। ये पाप किया इन्होंने। क्या ऐसे इनका जो राम मंदिर को बेचने का काम इस देश की जनता स्वीकार करेगी? कभी नहीं करेगी। क्या उस राम मंदिर के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा था? बेरोजगार को देखा? संविधान की मर्यादा का पालन राष्ट्रपति के नाम से होता है और इसलिए महामहिम को वहां नहीं बुलाया कि वो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो आपने संसद की बिना अनुमति के संविधान में घुसेड़ा था, उसका भी हम सम्मान करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति के कार्यक्रम में नहीं थे। द्रौपदी मुर्मू जी को किस अधिकार से नहीं बुलाया आपने? संविधान की और संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करने इसलिए क्यों एक आदिवासी थी? आप तो केवल और केवल पारिवारिक तुष्टीकरण के लिए संविधान को ताक पर रखते रहे हैं, प्रधानमंत्री के फैसले फाड़ते रहे हैं और आप दुहाई दे रहे हैं संविधान की। बिल्कुल, मैं आपसे बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आपने नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी महिला थी। देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और संविधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति देश की मुखिया है। अपने आप को जोड़ता हुआ देख रहा है। कौन सा एक मजदूर उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अंदर था? कौन सा किसान खड़ा था वहां पे? कौन सा वो युवा बेरोजगार खड़ा था? आपके मित्र लोग खड़े थे, उद्योगपति, आपके मित्र लोग खड़े थे, सेलिब्रिटी क्यों नहीं गए? इस देश की जनता बिल्कुल पहचान चुकी है और ये घबरा चुके हैं। राम कभी अन्यायियों के साथ नहीं हो सकता। राम सत्य का प्रतीक है, लेकिन प्रतीक है। अन्याय तो कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर किया था। कौन से सत्य के साथ खड़ी है कांग्रेस? सीबी यादव जी, अगर बीजेपी घबरा रही है तो इंडी गठबंधन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सीटों के साथ समझौता करने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस को क्यों बैकफुट पर आना पड़ा? इंडिया गठबंधन बेसिकली इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह से मेरे मित्र कह रहे थे ना कि संविधान के भीतर राम का चित्र है, राम का चित्र नहीं है, साथ साथ के अंदर बुद्ध का चित्र भी है, अकबर का चित्र भी है। ध्यान रखें इस बात को, आप झूठ मत फैलाइए। महावीर का चित्र भी है। इस देश की गंगा जमुना संस्कृति के सभी प्रतीकों को उसमें शामिल किया गया है।
इस बात को आप क्यों नहीं कहते हो? क्या आप इस बात को कहते हैं कि उसमें अकबर दरबार का चित्र है या नहीं है? इसका आप उन चीजों को भी भुना रहे हो जो उसमें आप चित्रकारी राम की की गई तुलना थी। अकबर से करने इंडिया लगे, इसी से गठबंधन इस जनता देश समझ रही है में कांग्रेस ये क्या जो चाह रही है। तानाशाही आ रही है, उस तानाशाही के विरुद्ध एकजुट होने के लिए हमने इस देश के लोकतंत्र और इस देश के स्वधर्म को बचाने के लिए समान विचारधारा के लोग आगे यहां आकर पर के इस देश समान को बचाने का विचारधारा के संकल्प लोग लिया एकजुट है। हो रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस हमेशा लीड रोल में रहती थी, वो कांग्रेस बैकफुट पे क्यों जा रही है? क्यों सीटों को शेयर करना पड़ रहा है? क्यों सीटों को छोड़ना पड़ रहा है? क्यों राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट से हार रहे हैं? सोनिया गांधी सीट नहीं, छोड़कर कौन सी राज्यसभा भाग परंपरागत चुकी जीत हैं। से आ रहे हैं? किस परंपरागत? ये किसने तय किया? चुनाव से पहले अगर मीडिया ये काम करने लग जाएगा आशीष जी, इसीलिए तो हम ग्लोबल मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं। नहीं तो जीत हार लोकतंत्र का एक हिस्सा है, उसमें क्या बात हो गई? एक सीट से आ रहे हैं, दूसरी सीट से जीते भी है। दो सीट और से गुमराह चुनाव लड़ना करके पड़ रहा है ना। आप भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़के दिखाए आज कांग्रेस के सामने। अगर वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और उनके जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है उसको बराबर ला करके चुनाव दिखाए, 5 सीट जीतना मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। आशीष जी, तो यादव भारतीय जी से जनता यह पूछ पार्टी लीजिए, अकेले चुनाव भारत नहीं का लड़ती है। सुप्रीम कोर्ट सरकार चुनाव आयोग को एडवाइजरी जारी कर रहा है कि मीडिया- राहुल गांधी को भाषणों में बोलने के लिए संयमित भाषा का निर्देश जारी करो, क्योंकि वो बार बार माफी मांग रहा है कोर्ट के सामने आकर के। ये एडवाइजरी राहुल के खिलाफ जारी हुई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को क्लियर करने का कि किससे कितना पैसा SBI है, ने आप दिखा उसके नहीं लिए रहे। 30 जून की तारीख तय कर दी है सारी डिटेल बताने के लिए। बिल्कुल, 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 केस तंत्र को खत्म कर दिया आपने। ये बिल्कुल। मैं यादव जी जानू आपसे जी, एक सवाल कर बिल्कुल, सकता हूं? बिल्कुल। अभी समय समाप्त हो चुका है। आज की बहस का समय यही समाप्त हो चुका है। कल किसी और मुद्दे के साथ में फिर से हाजिर होंगे। आज के एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।